28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग, जब अमेरिका और इजरायली जेट्स ने ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए थे, फिलहाल एक कागज के जरिए रुक गई हैं। इस कागज का नाम है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये कागज 14 पॉइंट्स पर मबनी डॉक्यूमेंट है जो वीकेंड पर डिजिटल तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया। कागज पर ये एक सिंपल सीज फायर डील लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। असल में ये जंग किसने जीती और क्या अमेरिका ने अपने सबसे पुराने एलाई यानी इजराइल को इस डील के लिए कुर्बान कर दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं इस डील में असल में लिखा क्या गया है, क्योंकि डिटेल्स हेडलाइन से ज़्यादा अहम है। अमेरिका ने फौरन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर लगाई गई नेवल ब्लॉकेड को हटाने और 30 दिन के अंदर उसे पूरी तरह ख़त्म करने पर रजामंदी दी है। We are following breaking news. CENTCOM says the U.S. blockade in the Strait of Hormuz has officially been lifted. According to a senior U.S. official, this is all part of the deal signed by President Trump at the Palace of Versailles last night. इसके साथ ही फाइनल डील होने के 30 दिन बाद अमेरिका अपने फोर्सेस को पर्शियन गल्फ से वापस बुला लेगा। बदले में ईरान को सिर्फ इतना ही करना है कि वो 60 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तमाम ऑयल टैंकर्स को आज़ादी से गुजरने देना है। टेक्निकली स्पीकिंग, ईरान ने सक्सेसफुली यूएस को पर्शियन गल्फ से निकाल बाहर किया। अमेरिका ने इन राइटिंग ईरान के लिए कम से कम $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्लान बनाने का वादा किया है। वाशिंगटन ये भी यकीनी बनाएगा कि पैसे ईरान तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी लाइसेंस ईरान को दिए जाएं। इसके अलावा तमाम सैंक्शंस धीरे धीरे ख़त्म किए जाएंगे, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की हो या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हों या अमेरिकन सैंक्शंस। ईरान के फ्रोजन फंड्स भी अनलॉक कर दिए जाएंगे ताकि इन पैसों को ईरान सेंड किया जा सके और ईरान को तेल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त भी दी जाएगी। यानी ईरान ने इस डील की मदद से वो सब कुछ ले लिया जिसकी ईरान को ज़रूरत थी। एक तरह से ईरान पर सैंक्शंस भी ख़त्म होने वाले हैं और ईरान अपना ऑयल आराम से दूसरे कंट्रीज़ को सेल भी कर सकता है। अगेन अ बिग इकोनॉमिक विन फॉर ईरान। ईरान वही मुल्क है जिस पर सिर्फ 4 महीने पहले अमेरिका और इजराइल एक साथ बम गिरा रहे थे और अब उसके पास $300 बिलियन का रोड मैप और एक साफ फाइनेंशियल स्टार्ट का प्लान मौजूद है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेट टेलीविजन पर खुद इस डील को एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पेश किया है। यहाँ से अमेरिका की बुज़दिली या सरेंडर या हार मानने वाली बहस शुरू होती है। इनिशियली अमेरिका की पोजीशन बहुत साफ थी, ईरान को यूरेनियम इनरिच करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। जेडी वेंस ने भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कभी न्यूक्लियर बम बनाने की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन जब हम डील की न्यूक्लियर क्लास देखते हैं तो पता चलता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट पर एज सच कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। डील में सिर्फ इतना ही लिखा है कि दोनों साइड्स मुस्तकबिल में इनरिचमेंट के मसले पर बातचीत करेंगे और एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। फिलहाल सिर्फ इतना ही तय हुआ है कि ईरान के इनरिच यूरेनियम स्टॉक पाइल का कुछ हिस्सा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सुपरविजन में रखा जाएगा। ये एक अहम कदम है, लेकिन पूरी न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट पर पाबंदी से काफ़ी छोटा कदम है। इसके साथ इस डील में यह भी लिखा गया है कि फाइनल एग्रीमेंट तक मौजूदा सूरत हाल को फ्रीज रखा जाएगा, यानी ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां है वहीं तक रखेगा, जबकि अमेरिका इस दौरान ईरान पर नए सैंक्शंस नहीं लगा सकता और न ही मजीद फोर्सेस रीजन में भेज सकता है ईरान को कंट्रोल करने के लिए। नाकिदीन कहते हैं कि यहाँ असल मसला टाइमिंग का है। इकोनॉमिक रिलीफ और फाइनेंशियल एड का फ़ायदा फ़ौरन ईरान को दिया जा रहा है, जबकि सबसे मुश्किल सिक्योरिटी इशू स्पेशली ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को 60 दिन के लिए आगे धकेल दिया जा रहा है। उसके मुताबिक ये ऐसी डील है जो पहले ईरान को रिवार्ड देती है और बाद में सवाल पूछती है। यानी एनालिस्ट के मुताबिक भी ईरान ये जंग जीत गया है और इसका सबूत ये डील है जिसमें ईरान को हर तरह का रिलीफ मिल गया है। लेकिन इस कहानी का वो हिस्सा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हेडलाइन बना रहा है ईरान नहीं है बल्कि इजराइल है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले आम तौर पर कहा है कि इजराइल इस डील का स्टार्ट ही से हिस्सा नहीं है। वो कहता है कि उनका और डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ अब भी एक है कि ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन हासिल करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पूरी नेगोशिएशन प्रोसेस में इजराइल को साइड लाइन रखा है। जब टॉक्स के दरमियान इजरायली जेट्स ने लेबनान पर हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको दिफा करने के बजाय उसकी तनकीद की है कि मिलिट्री जस्टिफिकेशंस को अवाम के सामने चैलेंज किया है।
رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو پاگل کہا ہے اور ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن اور اسرائیل کے درمیان ایسی زبان عام طور پر سننے کو نہیں ملتی۔ نیتنیاہو نے بھی ٹرمپ کی اس بیان کا جواب دے دیا ہے۔ میمورنڈم سائن ہونے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیلی ٹروپس سودرن لیبنان کے آکوپائڈ زون میں تب تک رہیں گی جب تک اسرائیل کی سیکیورٹی ضروریات کو تقاضا ہے۔ یعنی اسرائیل اس ڈیل کو سیدھے چیلنج کر رہا ہے، جبکہ ایران نے بارہا انسسٹ کیا ہے جب تک امریکہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کرتا وہ اس ڈیل پر فلی ایگری نہیں ہوں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ اس وقت سب سے زیادہ بڑھ گیا جب جے ڈی وینس نے وائٹ ہاؤس کے ایک پریس کانفرنس کے اندر اسرائیل کی کھلم کھلا کلاس لی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے لیڈرز نے امریکہ کی ڈپلومیٹک اور ملٹری سپورٹ کی قدر نہیں کی۔ وینس نے یہ بھی یاد دلا دیا کہ اسرائیل کے پاس انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت کم دوست رہ گئے ہیں اور اسرائیل کے پاس جو بھی ہتھیار ہیں وہ امریکہ کے پیسوں سے خریدے گئے ہیں۔ If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. یعنی انڈائریکٹلی جے ڈی وینس نے اسرائیل کو اور اس کی ملٹری کو ایکسپوز کیا ہے۔ آپ ہمارے ہتھیار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری ہی بات سننے سے انکار کر رہے ہیں۔ نیتنیاہو کی آفس نے اس بیان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سوچئے یہ کتنی غیر معمولی بات ہے۔ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اسرائیل کی کھلم کھلا کلاس رہ رہے ہیں۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب ٹرمپ پہلے ہی اسرائیل کو نیگوشیشن سے دور رکھ چکے تھے اور اسرائیل کی ملٹری ایکشنز کی تنقید کر چکے تھے۔ ان شارٹ ورڈز، اسرائیل اور یو ایس کے درمیان اب وہ والی قربتیں نہیں رہی جو پہلے اسرائیل اور یو ایس کے درمیان موجود ہوتی تھی۔ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے دوسری سائیڈ کی بات سننی چاہیے۔ ڈیل کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ ایران نے بھی کچھ اہم کمٹمنٹس دیے ہیں۔ ایران نے ان رائٹنگ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلر ویپن نہیں بنائے گا، اور ایران نے انریچ یورینیم کا کچھ حصے کو انڈر انٹرنیشنل اٹامک انرجی کے سپرویژن میں ڈی گریڈ کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ایران نے یہ بھی مانا ہے کہ فائنل ڈیل کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلز کی بائنڈنگ ریزولوشن کی شکل دے دی جائے گی، جس سے مستقبل میں ایران کے لیے اپنے وعدوں سے مکرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنا پوری دنیا کے لیے اہم ہے، کیونکہ دنیا بھر کی تقریباً 20% آئل شپمنٹس اسی راستے سے گزرتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ ان فیوچر اگر ایران ویل بیہیو کرتا ہے تو سینکشنز ریلیف دھیرے دھیرے بڑھے گی اور ایران کے رویے پر ڈیپینڈ کرے گی، جبکہ سب سے مشکل ایشو ایرانین نیوکلیر پروگرام پر اب بھی ڈسکشن ہونا باقی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ڈپلومیسی کے نام پر امریکن کمزوری ہے یا پھر امن حاصل کرنا اور مستقبل کے لیے لیوریج بچانے کی ایک سمارٹ اسٹریٹجی ہے؟ اس وقت واشنگٹن، ٹیل ایویو اور خود امریکہ کے لیڈرشپ کے اندر اسی بات پر بحث چل رہی ہے۔ 14 پوائنٹس سائن ہو چکے ہیں، اگلے 60 دن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور امریکہ اسرائیل الائنس پہلے سے کہیں زیادہ پریشر میں نظر آ رہا ہے۔ See you in the next video.